नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ खाना नंबर 1, फर्स्ट हाउस। इससे क्या क्या देखते हैं, किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का खाना नंबर 1 से पता चलता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 1 किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का कारक है। मतलब किन चीज़ों को, किन बातों को खाना नंबर 1 से देखते हैं। दोस्तों, खाना नंबर 1 पक्का घर है सूरज का। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं धन की। खाना नंबर 1 से धन को देखते हैं, लेकिन कौन सा धन? वो धन जो जातक खुद कमाता है, खुद पैदा करता है। अब दोस्तों, गाड़ियाँ, सवारी, वो भी खाना नंबर 1 से देखते हैं। खाना नंबर 1 की जो दिशा है वो है पूर्व दिशा। अब शारीरिक ताकत, जिस्म की ताकत कैसी होगी उसका भी पता खाना नंबर 1 से ही चलता है। जातक को भूख कितनी लगती है, गर्मी, खुश्की और उसका स्वभाव कैसा है, इसका भी खाना नंबर 1 से ही पता चलता है। जातक का रूप, जातक का रंग, जातक के जिस्म की ताकत, इन सब का पता खाना नंबर 1 से लगता है। खुद बनाया हुआ मकान, 4 दीवारी वाली जमीन और जातक का समाज में क्या नाम होगा, क्या उसकी इज्जत होगी, किस स्तर की उसकी इज्जत होगी और उसकी हैसियत किस स्तर की होगी, किस लेवल की उसकी हैसियत होगी, इन सब का पता खाना नंबर 1 से ही चलता है। अब दोस्तों, दुनियावी ताल्लुकदार में राज दरबार से उसका संबंध कैसा होगा, मतलब गवर्नमेंट से उसके संबंध कैसे होंगे, उसका पेशा क्या होगा, किस स्तर का उसका पेशा होगा, प्रोफेशन किस लेवल का होगा उसका, और उसकी अपनी कमाई वो कैसी होगी, इन सब का पता खाना नंबर 1 से चलता है। जवानी का वक्त, मौजूदा वक्त, प्रेजेंट टाइम, जातक का मान सम्मान, गुस्सा, आत्मा, इन सब का पता खाना नंबर 1 से लगता है। अब दोस्तों, जातक के अंदरूनी जो गुण है उनका भी पता खाना नंबर 1 से ही लगता है। जैसे पुरानी रस्में कितनी पसंद है, पुरानी रस्मों को कितना पालन करने वाला है, कितना परोपकार करता है, इन सब का पता खाना नंबर 1 से चलता है। अब दोस्तों, जानवर और मवेशी। अब कौन से जानवर और कौन से मवेशी, उनको भी देखते हैं। झिल्ली या जेर से पैदा होने वाले जानवर और सीधे सींगों वाले मवेशी, ये सब खाना नंबर 1 से ही देखे जाते हैं। दोस्तों, ये जो खाना नंबर 1 है
ये लंबी उम्र, एजुकेशन और अकल का भी है। मंगल इस घर का मालिक है क्योंकि यहाँ मेष राशि आती है, और कारक सूरज है इस घर का, और ये पक्का घर भी सूरज का ही है। दोस्तों, सूरज को आत्मा कहा गया है, तो सूरज यहाँ मनुष्य की आत्मा है, और वहीं शारीरिक जो ताकत है, जिस्म की जो ताकत है, वो भी सूर्य ही है। दोस्तों, पहले घर को इल्म ज्योतिष में लगन कहते हैं, जो मनुष्य और प्रकृति का झगड़ा दर्शाता है, मतलब रूह और माया का झगड़ा दर्शाता है। दोस्तों, सब कुछ इस घर में इस बात पर निर्भर करता है, जो भी ऊपर मैंने बातें बताई हैं सारी, सब कुछ इस घर में इस बात पर निर्भर करता है कि पहला घर कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, और सारी उपलब्धियां, सारी सक्सेस, सारी सफलताएं, सारी असफलताएं इस घर पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, फर्स्ट हाउस से, खाना नंबर 1 से जातक द्वारा किए गए परोपकार का सिर्फ 25%, 25% ही पता चलता है। बाकी का 75%, 75% 9th हाउस से पता चलता है। दोस्तों, इस घर से अपनी खुद की हैसियत, अपना बनाया हुआ घर, अपनी कमाई, आत्मा, नमक वगैरह देखे जाते हैं। और दोस्तों, पहले घर से ही गवर्नमेंट से कैसा संबंध है, और खाकी रंग, पुराने रीति रिवाज और सफ़र में काम आने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता है। दोस्तों, पहले घर के लिए जो 7th हाउस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 7th हाउस है वो पहले घर को स्थिरता देता है। पहला जो घर है दोस्तों, पहला घर राजा का तख्त है, इसको तख्त कहा गया है, और 7वां घर पहले घर का आधार है। फर्स्ट हाउस सूरज का पक्का घर है, और फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रहफल का होता है। दोस्तों, अगर 7th हाउस खाली है, 7वां घर खाली ना हो, अगर 7th हाउस खाली ना हो, तो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह अपना असर 7th हाउस में मिला देते हैं। और अगर दोस्तों 7वां घर खाली है, तो पहले घर का जो ग्रह है वो सोया हुआ होगा, और वो जो ग्रह है शादी के बाद जाग जाएगा। यानी पहले घर के लिए 7वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पहले घर को स्थिरता देता है। दोस्तों, यहाँ सूरज और शनिचर 1 और 7 में नहीं लड़ते, जो यहाँ उच्च और नीच होते हैं, और मंगल और शुक्र घरों के मालिक है। फर्स्ट हाउस का मालिक मंगल है, और 7th हाउस का मालिक शुक्र है। यहाँ सूरज उच्च का है फर्स्ट हाउस में, और शनिचर नीच का है। दोस्तों, 8वां जो घर है 8th हाउस, फर्स्ट हाउस की आंखें हैं, और जो 11वां घर है 11th हाउस, इस घर की टांगे हैं। दोस्तों, अगर 8वें घर में कोई ग्रह नहीं होता, कोई ग्रह ना हो 8th हाउस में, तो उस समय जातक खुद अपनी ही आंखों से देखता है। पहले घर का संबंध 11वें घर से है। अगर 11वां घर खाली होता है, तो ऐसा शख्स, ऐसा जातक किसी पर भी निर्भर नहीं होता, और पहले घर में बैठा ग्रह अपना नेकफल देता है। दोस्तों, अगर पहले घर में
एक ग्रह हो और सातवें घर में एक से ज़्यादा ग्रह हो तो पहले घर का जो ग्रह है उसे राजा कहा गया है और सातवें घर को वजीर कहा गया है। तो दोस्तों ऐसे में राजा के कई वजीर होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों अगर इसके उलट कंडीशन बनती है, जैसे पहले घर में कई सारे ग्रह हैं और सातवें घर में एक ही ग्रह है, तो क्या होगा कि राजा तो कई सारे हो जाएंगे और वजीर सिर्फ एक हो जाएगा। तो राजा अपना अपना आदेश वजीर को देंगे। अब वजीर जिस राजा का आदेश नहीं मान पाएगा तो वो राजा उसको सजा देगा। तो दोस्तों एक इसमें लाल किताब में पंडित जी ने एग्जाम्पल दिया है इसी चीज़ को लेके कि मान लीजिए अगर बृहस्पति, चंद्र, राहु, बुध पहले घर में हो, मतलब पहले घर में 4 ग्रह हो गए, और केतु हो सातवें घर में अकेला, तो नर औलाद होकर मरती जाए, क्योंकि केतु औलाद है, तो नर औलाद होकर मरती जाए, जिसके लिए अब उपाय भी बताया पंडित जी ने इसमें कि जिसके लिए कुत्ते, घोड़े, गाय और तोते को रोटी दे तो नर औलाद कायम होगी। दोस्तों और आगे बताया पंडित जी ने इसके बारे में, और औलाद के पैदा होने के दिन से चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध इकट्ठे राजयोग के होंगे, वरना चारों का असर मंदा होगा। दोस्तों अगर सातवां घर खाली ना हो तो पहले घर में बैठा हुआ ग्रह अपना असर सातवें घर में मिला देगा, और अगर सातवां घर खाली हो तो पहला घर सोया हुआ होगा। दोस्तों अगर लगन भी खाली हो तो ऐसे में लगन कमजोर और बेअसर होगा। पहले घर का संबंध 11वें घर से है, और अगर 11वां घर खाली होगा तो पहले घर में बैठा हुआ ग्रह नेक फल देगा। और दोस्तों जिस वक्त टेवे में मंगल के साथ एक मसनूई मंगल भी बनता है तो ऐसे में खाना नंबर 1 देखेगा खाना नंबर 11 को, और जब खाना नंबर 11 खाली हो तो खाना नंबर 1 का ग्रह अपना असर जैसा टेवे में, जैसा कुंडली में बुध हो वैसा ही देगा। अब दोस्तों अगर कंडीशन कई बार ऐसी भी आती है कि अगर पहले घर में 2 ग्रह हों या 2 से ज़्यादा ग्रह हों तो फैसला शुक्र के हाथ में होता है, मतलब जैसी शुक्र की कंडीशन होती है वैसा ही रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली में शुक्र उच्च का है तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट अच्छा होगा, और अगर शुक्र नीच का है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि अगर लगन में 2 या ज़्यादा ग्रह हों तो शुक्र को महत्व दिया जाता है, शुक्र को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब दोस्तों शुक्र है सेकेंड हाउस का स्वामी, और जो सेकेंड हाउस है वो धर्म स्थान है या पूजा पाठ इबादत करने की जगह है, और इसलिए जो अच्छे और बुरे कर्म हैं उन पर ही आत्मा की प्रगति निर्भर करती है। अब दोस्तों कई बार उपाय के लिए किसी ग्रह की चीज़ को फर्स्ट हाउस में पहुंचाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि किसी ग्रह की चीज़ को गले में पहनने से वह ग्रह पहले घर में स्थापित समझा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी शुरू में कि गले में चांदी की चेन क्यों पहनी जाती है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है तब ऐसी कंडीशन में चांदी की चेन गले में पहनी जाती है। आप एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको यह कॉन्सेप्ट उस वीडियो से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको फर्स्ट हाउस के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।